13 चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। 13 चैप्टर हमारा बजटिंग है। F2 का 13 चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 13 चैप्टर हमारा है बजटिंग। ठीक है, हम लोग स्टार्ट में हमने बात की थी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, या जिसकी जो हेड अकाउंटिंग होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पहले हमने कॉस्टिंग सीखी, कॉस्ट कैसे करते हैं, हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट सीखी, हमने सर्विस की कॉस्ट सीखी, सारी चीजें देखी, कॉस्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट शामिल होते हैं, प्राइस कैसे बनती है, सब कुछ देखा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये चीज तो हम स्किप नहीं कर सकते कि बजट्स कैसे बनाने, क्योंकि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो इंटरनल होती है। तो इंटरनल अकाउंटिंग के अंदर हम अपने लिए बजट्स बनाते हैं सो दैट हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। बजट्स हमें बहुत सारी हेल्प करते हैं, हमें टारगेट्स अचीव करने में हेल्प करते हैं, हमें बताते हैं कि हम कितना, कब कब हमारे पास सरप्लसेस होंगे, मतलब किस किस टाइम पे हमारे पास कैश आएगा, किस किस टाइम पे हम डेफिसिट में जा रहे होंगे, हमें पैसा उधार ले लेना चाहिए। तो बजट हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं, तो वो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बनाएंगे और सीखेंगे कि कौन कौन से बजट हमें अकाउंटिंग के अंदर, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये सब कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर सीखना है। बहुत सारे बजट्स होंगे, मटेरियल का बजट, अच्छा कितना सोचा हुआ है और कितना यूज हुआ है। फिर लेबर का बजट, हमने कितने आवर्स प्लान किए हुए थे और कितने आवर्स काम कराया हमने। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओवरहेड्स कितने सोच, जब क्योंकि जब कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास बजट बेसिकली प्लान होता है। प्लान, हम बजट को हम इनडायरेक्टली प्लान भी कह सकते हैं कि हमारा एक प्लान है या हमारा एक टारगेट है कि हाँ ये इस तरह से हमने काम करना है। मतलब हम प्लान लेके चलते हैं कि अच्छा आज फॉर एग्जांपल जनवरी है और जनवरी में मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरा फॉर द होल ईयर अनटिल दिसंबर मेरा कुछ प्लान होगा कि अच्छा कॉस्ट मेरी इतनी आनी चाहिए, कौन कौन सी कॉस्ट, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा मटेरियल मैंने इतना लगाना है, लेबर आवर्स मैंने इतने काम कराने हैं, एक्सपेंसेस मेरे इतने इतने होने चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। तो वो पूरा का पूरा प्लान हम बनाएंगे, जो कि हमें जब एंड पे जब हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे तो कंपैरिजन करने के लिए भी हेल्प करेगा कि हाँ ठीक है हमने उसको अचीव किया या नहीं अचीव किया। फिर इसके थ्रू वेरिएंसेस कैलकुलेट करने में हमें हेल्प मिलेगी। वेरिएंसेस किस चीज को कहते हैं? बजट और एक्चुअल का डिफरेंस जो होता है वो हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बजट से हमें परफॉर्मेंस भी पता चलती है, हमारी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस पता चलती है कि जैसे अगर लेबर डिपार्टमेंट के अंदर हमने जिस मैनेजर को बोला हुआ था कि इतने आज काम कराना है तो उसने कराया या नहीं कराया। मटेरियल जो यूज कर रहे हैं वो उन्होंने उतना मटेरियल जितना अलाउ था उतना यूज किया या ज्यादा अलाउ किया। तो वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे और हम लिमिटिंग फैक्टर भी उनको बताएंगे बजट के अंदर कि इतनी हमारे पास लिमिट है, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। तो ये सब कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर करना है। तो पहले हमने, अगर हम लोग इसका देखें ओवरऑल जो पूरे चैप्टर का हमारे पास एक बन रहा है स्केच, वो हमारे पास क्या बन रहा है। पर्पस ऑफ बजटिंग हमने देखनी है, बजटिंग होती क्या है, फिर बजटिंग प्रिपरेशन स्टेजेस कैसे होती। ऐसा नहीं होता कि बस कोई भी का बिजनेस इंसान स्टार्ट करता है और बैठे बैठे खुद ही बजट बना लेता है। नो, बजट बनाने के लिए पूरी स्टेजेस होती हैं, प्रोसेस होता है। फिर उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चेंज भी करनी पड़ सकती हैं। मतलब हमारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिक्स नहीं चलती, उनको चेंज भी करना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि जो बजट आप बनाते हो 100% वैसा का वैसा ही आपके रिजल्ट्स आते हैं। नो, आपके रिजल्ट्स उससे डेविएट भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर सीखनी है। बजट जो हमने बनाने हैं, सेल्स का बजट बनाना है। जाहिर है हम बिजनेस अगर कर रहे हैं तो हमने ये तो टारगेट रखना है ना कितनी सेल होनी चाहिए। अच्छा प्रोडक्शन बजट बनाना है, कितने यूनिट बनाने हैं। ऐसा तो नहीं है कि जितने सेल करने हैं उतने ही बनाने भी हैं। कुछ हमारे हमने क्लोजिंग में भी रखने होंगे इमरजेंसी के लिए, कुछ हमारे पास ऑलरेडी बने हुए भी पड़े होंगे। फिर मटेरियल के बजट्स बनाने, लेबर के बजट्स बनाने, ओवरहेड्स के बजट बनाने। तो हमने ये सब इस चैप्टर के अंदर सीखना है। ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर से काफी सवाल आते हैं। बजटिंग का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग फैक्टर का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सर्विस कॉस्ट, सॉरी, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। उस तरह से एसएससी के एग्जाम के अंदर तो हमें पूरी बुक ही करनी होती है, बट कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन पे एग्जामिनर का फोकस ज्यादा होता है। जो चीजें MA1 MA2 लेवल पे टेस्ट हो चुकी हैं उनसे इतना ज्यादा टेस्ट नहीं होता। EOQ मॉडल हमने पढ़ा था, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा EBQ हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी,
वो इम्पोर्टेंट है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हम लास्ट लास्ट स्टेजेस के ऊपर हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पेपर की तैयारी करने के लिए कौन से चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना है। ओवरऑल तो हमें सारी बुक करनी है, सारी किट करनी है, बट जिन पे हमारा ज्यादा फोकस, जिन पे हमारी ग्रिप ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, कुछ मेन चैप्टर्स हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। बजटिंग। बजटिंग, पहले मैंने बताया कि हमारा एक प्लान है जिसको हमने लेके चलना है पीरियड के लिए, एडवांस में हम बनाते हैं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि हम जनवरी में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज कोई प्लान बना रहे हैं जो कि अनटिल दिसंबर, फॉर एग्जांपल हमारा फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में क्लोज हो रहा है, तो उस तक हमें पहुंचना है। Budget is a quantitative expression of plan of action prepared in advance of the period to which it relates। जिस पीरियड से वो रिलेट कर रहा होता है उस पीरियड के लिए एडवांस हम बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पे जनवरी और दिसंबर लिख लिया, तो ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं मैंने बना दिया कि जनवरी से दिसंबर का आप बजट बनाएंगे। नो, आप जनवरी से मार्च का बजट बना सकते हो, इवन कि आप सिर्फ और सिर्फ जनवरी का बजट बना सकते हो, फेब का बजट आप सेपरेट बनाते हो। जैसे अगर हम रियल लाइफ में अपने घरों में एग्जांपल देखें कि हमारे घर में हर मंथ का बजट बनता है। हर मंथ का हमारा बजट होता है कि हमने कितनी कितनी चीजें कितनी कितनी लेके आनी है। कुछ क्वांटिटी ऑलरेडी पड़ी हुई होती है, वो हम नहीं लेके आते। कुछ हम एक्स्ट्रा मंगवा के रखते हैं जो चीजें ज्यादा यूज होने वाली होती है। तो बजट जरूरी नहीं है कि आप बजट साल का बनाते हो, बजट मंथ्स के अंदर भी बनता है बजट, जिस जिस तरह आपको बनाना है, क्योंकि इंटरनल है ना, इंटरनल काम करने के लिए तो हम, हमारे लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि बजट सेट आउट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू दैट एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड आर अर्न इन अ फ्यूचर पीरियड। हमें यहाँ पे, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ बिजनेस की क्वालिफिकेशन रहे, हम बिजनेस के लिए सीख रहे हैं, तो हमें बिजनेस से रिलेटेड कॉस्ट और रेवेन्यूज का देखना है। कितने खर्चे हमारे आ रहे हैं, कौन कौन से खर्चे, उनका बजट हम बनाएंगे, और कितने हम रेवेन्यूज अर्न करें। और रेवेन्यूज और कॉस्ट सिर्फ ये नहीं कि हम बस इसी तरह बजट, उनकी टाइमिंग्स भी देखनी है, किस मंथ में कितना रेवेन्यू आ रहा है, किस मंथ में कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो ओवरऑल सब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लानिंग टू टेक हॉलीडेज यू विल प्रोबेबली हैव अ बजट अमाउंट दैट यू कैन स्पेंड। द दिस बजट विल डिटरमिन वेयर यू गो एंड हाउ लॉन्ग। लेट सपोज, वो बिल्कुल रियल लाइफ की नॉर्मल एग्जांपल दे रहा है कि आप अगर कोई हॉलीडे प्लान कर रहे हो, हॉलीडे आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान कर रहे हो, या आउट ऑफ कंट्री नहीं, आप अपने ही कंट्री के अंदर किसी दूसरे शहर जाने का प्लान कर रहे हो, तो आपको पता होगा, आप एक प्लान बनाओगे कि अच्छा मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, इतनी मनी मेरे पास होने चाहिए, उसको मैं कैसे कैसे स्पेंड करूंगा, कैसे कैसे स्पेंड करना है, उसके लिए प्रॉपर आप बजट करोगे, और कितने दिन मैंने रहना है, हर डे पे एक एक दिन में कितने पैसे खर्च करूंगा या करूंगी। तो ये बजट बनता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर बजट फॉर द बिजनेस एज अ होल। पूरी मतलब पूरे के पूरे बजट एक ही बार बनाते हैं। द फॉलोइंग बजट्स आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट बजट्स बनते हैं। डिपार्टमेंट के बजट सेपरेट सेपरेट भी बनते हैं। आप देखो, डिपार्टमेंट के सेपरेट सेपरेट बजट इसलिए बनाए जाते हैं कि हर डिपार्टमेंट को जो टारगेट दिया जाए, बाद में देखा जाए कि इस डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट पूरा किया या नहीं किया। अगर मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल दूं, लेट से कि अगर एक फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल का डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट रिसीवेबल के डिपार्टमेंट को क्या, अब डिपार्टमेंट वाइज अगर हम लोग बजट देखते हैं, तो अगर अकाउंट रिसीवेबल का डिपार्टमेंट है, तो रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल्स ने क्या करना होता है, उन्होंने उनको टारगेट मिलता है कि इस मंथ आपने इतने रिसीवेबल्स आपने जो है वो कैश में कन्वर्ट करने हैं। यानी कि आपने अपने कस्टमर्स को जिनकी आउटस्टैंडिंग है, जिनकी आउटस्टैंडिंग ड्यू है, मतलब इस मंथ में जिनकी ड्यू है, एज पर देयर क्रेडिट टर्म आपने ये टारगेट अचीव करना है। तो वो उनके लिए बजट है, उनके लिए टारगेट बनता है, प्लान बनता है, बजट। अब सेल्स वाले हैं, सेल्स डिपार्टमेंट वालों को इतना टारगेट मिलता है कि आपने इतने मिलियन की सेल इस मंथ करनी है, या इतने मंथ में करनी है। तो हर डिपार्टमेंट का सेपरेट बजट बनेगा। अच्छा, फंक्शनल बजट जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, जैसे एक्सपेंडिचर कितने कितने होंगे, वो फंक्शनल बजट भी हो सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट के बजट भी हो सकते हैं कि फ्यूचर के लिए हमें कितना प्रॉफिट अर्न करना है, फ्यूचर के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम कितना कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, पिछले साल कितना किया था, अगले साल का बजट क्या हमने रखना चाहिए। कैश बजट भी होगा। कैश बजट के अंदर आप देखोगे कि कैश फ्लोज क्या आएंगे। फ्लोज के अंदर दोनों चीजें,
कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। अच्छा, इस बार अगर इतना आउटफ्लो हो रहा है तो अगले में कितना इनफ्लो करना है हमें एटलीस्ट। तो टारगेट आप बनाते हो, प्लान आप सेट करते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो कि इस मंथ में मेरे पास डेफिसिट होगा, उस मंथ में मैं पहले ही बैंक से बात करके रखूं कि मेरे पास पैसे कम होने वाले हैं। बैंक से या किसी से भी मैं बात करके रखूं कि मुझे इतने पैसे देने हैं। पर्पज ऑफ बजटिंग क्या है, बजट बनाने का मकसद क्या है? बजट बनाने का मकसद ये होता है कि आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सको। मतलब फ्यूचर के लिए ज़्यादा बजट हम क्यों बना रहे हैं, हमें अगले 4-5 महीनों के लिए सोचना ना पड़े, पहले ही हमने सोच के लिख के प्लान बना के रखा हुआ हो, हमें टेंशन ना हो। कंट्रोलिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करें। मतलब जहां बजट जब हमने बनाया हुआ होता है, वो हमारा एक प्लान होता है, तो हमें पता होता है कि इतने पैसे हमने खर्च करें। अगर हमारे उससे कुछ हद ज्यादा हो भी जाते हैं, लेट सपोज हमने बजट बनाया हुआ था, अगर मैंने 10,000 खर्च करने और एक्चुअल में मैंने कितने किए 15,000, इसका मतलब यह है कि मेरा, ये कॉस्ट का मैं बात कर रही हूँ, कॉस्ट से रिलेटेड मेरा 5,000 का एडवर्स वेरिएंस आया। एडवर्स वेरिएंस का मतलब यह है कि मेरा खर्चा बढ़ रहा है, मेरा ये नेगेटिव, मतलब मेरी ये बात नेगेटिव है मेरे लिए, कि ये 5,000 का बजट मेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, मुझे इनको कंट्रोल करना है। तो वो कह रहा है कि कंपेयर करते हैं जब हम एक्चुअल और बजट को, तो डिफरेंस जो आता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उसको हम अगले साल कंट्रोल करें। हमें देखना चाहिए कि किस जगह पे कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को हम अगले बजट के अंदर खींच के रखें, कंट्रोल करके रखें। आगे वो कह रहा है कि कंट्रोलिंग कॉस्ट का, सॉरी का कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होती है डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर, सबको एक दूसरे को गोल्स दिए जाते हैं, को एक दूसरे को मतलब बताया जाता है कि अच्छा इतनी आपने सेल्स करनी है, तो सेल सारी क्रेडिट नहीं करनी, दायरा से क्रेडिट करेंगे तो हमें वो अचीव भी करनी पड़ेंगी। तो बजट लाइक कोऑर्डिनेशन भी होती है, बताया जाता है मैनेजर्स को कि ये आपका टारगेट है, ये आपका बजट है, दूसरों का ये बजट है, सब लोग फिर कॉमन गोल पे होके काम करते हैं कि अच्छा सब लोगों को अपना अपना टारगेट मिला हुआ होता है, तो अपने अपने टारगेट के अकॉर्डिंग वो एज अ होल पूरी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन भी है, बजट कम्युनिकेट भी करते हैं। बजट कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बजट आपको कैसे गाइड करते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने कैश बजट बनाया, अभी हमने जैसे बात की थी कैश बजट के ऊपर, तो कैश बजट के अंदर हम आउटफ्लो एंड इनफ्लो रिकॉर्ड करते हैं, आउटफ्लो एंड इनफ्लो रिकॉर्ड करते हैं। लेट से मेरा बजट कह रहा है कि मार्च के अंदर मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है, मार्च के अंदर मैंने पेमेंट करनी है, तो इसका मतलब यह है कि मार्च के अंदर मेरा आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो हो रहा है तो हो सकता है मुझे अपना वर्किंग कैपिटल यानी कि एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो कम पड़ जाए, तो उसके लिए मुझे वहां पे अरेंजमेंट करनी है। इसका मतलब यह है कि मैं जनवरी में बैठ के बजट बना रही हूँ, तो मेरा बजट मुझे कम्युनिकेट कर रहा है कि मार्च में अपने पास पैसे अरेंज करके रखना, पेमेंट करनी है। तो बजट कम्युनिकेशन भी करते हैं, बजट से हमें पता भी चलता है हर मैनेजर को कि किस मैनेजर ने क्या करना है, टारगेट उसका, उसके टारगेट उसको क्या मिले हुए हैं। बजट मोटिवेशन भी है। मोटिवेशन क्यों है? अगर आप बजट के अंदर जो आपको टारगेट्स मिले हुए होते हैं, वो टारगेट्स आप बीट करते हो, यानी कि वो टारगेट्स आप मेट करते हो, तो आपको बोनसेस मिलते हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बजट आपके मतलब आपके लिए मोटिवेशन भी पैदा करते हैं। हाँ, लेकिन अगर यह है कि अगर आपके बजट अचीव नहीं होते, तो डेफिनेटली वो डीमोटिवेशन का भी सबब बनते हैं। तो हमें ये भी देखना है। और बजट अगर बैडली सेट हो, कोई ऐसा टारगेट एम्प्लॉय को दिया जाए जो कि उसके लिए पॉसिबल ही ना हो, तो वो फिर आपका डिमोटिवेशन का बाइस बनता है। अदरवाइज बजट जो आपको अचीवेबल बजट जो होते हैं, वो मोटिवेशन की रीजन बनते हैं। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि बजट से इवैल्यूएशन भी होती है। मैंने पहले अभी बताया था कि बजट से हम अपने मैनेजर की परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। जाहिर है हमने किसी को टारगेट दिया हुआ था कि आपने 1.8 मिलियन की सेल करनी है, तो बजट हमने बजट बना के उसको दे दिया। जब एक्चुअल में देखेंगे 1.5 मिलियन की उसने सेल किया, तो जाहिर है डिफरेंस आ रहा है 1.8 और 1.5 में, तो हमें परफॉर्मेंस का भी पता चल जाता है कि उस बंदे की परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है। तो बजट हमें इवैल्यूएशन में भी हेल्प करते हैं। बजट अथॉराइजेशन भी देते हैं। बजट मतलब हमें ये भी बजट के अंदर पता चलता है ना कि हम प्लान करते हैं कि फॉर एग्जांपल इस साल के जुलाई में जाके हमने एक नॉन करंट एसेट परचेज करना है, तो वो बजट में हमने किया हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि बजट से हमें अथॉराइजेशन मिलती है, यानी कि हमें मिलता है कि ठीक है, अथॉरिटी है कि हम करेंगे, ये एक्सपेंडिचर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है।
अच्छा, बजट के लिए डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। बजट को प्रिपेयर मैंने पहले बताया था कि बजट को ऐसे नहीं होता कि उठ के बिना सोचे समझे मैं बजट बना के बैठ जाऊंगी, नो। बजट प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो बजट हमें हमें बजट बनाने के लिए प्रॉपर प्रोसेस चाहिए होता है। बजट प्रिपेयर करने के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि बिफोर एनी बजट बजट कैन बी प्रिपेयर्ड, द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड द शॉर्ट टर्म। जाहिर है हमें वैसे बजट बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिफाइंड। वैसे शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें इतना ज्यादा प्लान नहीं करने की जरूरत होती है ना। उसकी रीजन ये होती है, शॉर्ट टर्म का तो हमें पता होता है क्या करना होता है। ज्यादातर हमारे जो लॉन्ग टर्म के खर्चे होते हैं, लॉन्ग टर्म की चीजें होती हैं, उसके लिए बजट और गोल सेट किए जाते हैं ताकि हमारे बजट उन गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकें। अब वो कह रहा है कि एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया है, अच्छा आपने कमिटमेंट दे दी है कि बजट बनाना है, तो फिर आप बजट बनाओगे। बजट मैनुअल भी बन सकता है। बजट मैनुअल बना के उसके अंदर हम क्या करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फैक्टर हमारे पास लिमिटेड है, किस फैक्टर की हमारे पास। जैसे पीछे चैप्टर हमने पढ़ा, चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि लेबर आर लिमिटेड लिमिटेड हो सकते हैं, मटेरियल केजीज लिमिटेड हो सकता है, अच्छा मशीन आर लिमिटेड हो सकते हैं। तो बजट हम जब बनाते हैं तो उसके अंदर लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई किया जाता है, पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, सो दैट क्लियरली पता हो उनको कि ज्यादा मटेरियल यूज नहीं करना या ज्यादा लेबर आवर्स हमारे पास नहीं है, या वट एवर जो भी हमारे पास कॉन्स्ट्रेन है, जो भी हमारे पास लिमिटेशन है। अच्छा, बजट बनाने के लिए पहले बजट कमेटी बनती है। वो कह रहा है कि टिपिकल बजट कमेटी इज मेड अप ऑफ चीफ एग्जेक्टिव। उसके अंदर होता है एक बजट ऑफिसर होता है, जो कोई भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है। अच्छा, उसके बाद डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, फंक्शनल हेड्स होते हैं। जाहिर है हेड्स को पता होगा ना, हेड्स जो होते हैं, सेल्स का हेड है, परचेजिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन, उनको पता है कि एक्टिविटीज किस तरह चलनी है। वो गाइडलाइन देंगे कि हाँ इस तरह बजट में ये चीजें रखें। ऐसा तो नहीं होता ना कि सीनियर लेवल वाले बजट बना लें जिनको पता ही नहीं है कि एक्टिविटीज कैसे करनी है। तो बजट के लिए सारे मैनेजर हर डिपार्टमेंट के रेलिवेंट बंदे होंगे। बजट कमेटी प्रॉपर बनाई जाएगी। वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि कम्युनिकेटिंग पॉलिसी गाइडलाइन, मतलब सारी पॉलिसी बताना, सारे लोगों को बताना क्या क्या टारगेट आपके लिए सेट हुआ है, क्या क्या बजट आपके लिए बना है, और अप्रूव करना बजट को। उसके बाद जब बजट की कमेटी सेट होती है तो फिर बजट का मैनुअल तैयार होता है। मैनुअल क्या तैयार होता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं या कोई कोई भी चीज खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है, मैनुअल बुक जैसे होती है, इसी तरह बजट का एक पहले मैनुअल तैयार होता है। मैनुअल के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट की जाती हैं, दिया जाता है कि बजट कैसे प्रिपेयर होगा, किस तरह बनेगा। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई होती हैं, कौन क्या करेगा और बजट का प्रोसेस कैसे होगा, और उस बजट होल्डर कौन होगा, सब कुछ मतलब इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे आप देखो, हम लोग अगर कोई, मैंने बताया मोबाइल फोन लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं, उसके लिए मैनुअल हमें मिलता है, उसके अंदर वो मैनुअल इंस्ट्रक्शन बुक होती है। तो इसी तरह बजट के लिए भी एक मैनुअल तैयार होता है कि उसके अंदर कौन से लोग क्या करेंगे, कब कैसे ये प्रिपेयर होगा, किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लिस्ट ऑफ बजट होल्डर होगा, कौन कौन से लोग कौन कौन सा बजट होल्ड करेंगे।
फिर लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई किया जाएगा। लिमिटिंग फैक्टर नाउन, मतलब लिमिटिंग फैक्टर इज नाउन एज द प्रिंसिपल बजट फैक्टर। मतलब पेपर के अंदर वो थ्योरेटिकल भी सवाल पूछ सकता है कि लिमिटिंग फैक्टर को क्या कहते हैं। वो प्रिंसिपल बजट फैक्टर है, मेन फैक्टर है, ताकि हमें पता हो कि एक्टिविटीज को किस हिसाब से लेके चलना है, उस लिमिट के अंदर रहते हुए ही एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। लेबर आवर हमारे पास कम है, मटेरियल कम है, क्या चीज ऐसी है जो कॉन्स्ट्रेंट बन रही है और उसके अकॉर्डिंग ही हमने परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। इफ द सेल्स इज द प्रिंसिपल बजट फैक्टर, अगर सेल प्रिंसिपल बजट फैक्टर है तो उसका मतलब ये है कि सेल को पहले बनाना चाहिए। अब ये याद रखना है, ये रूल होता है बजट बनाने का। बजट बनाने का रूल क्या है कि जो भी आपका लिमिटिंग फैक्टर डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग अगला सारा बजट बनेगा। जैसे उसने कहा कि अगर सेल प्रिंसिपल फैक्टर है तो हम सारा बजट सेल्स के हिसाब से तय करेंगे आगे। अगर हमारे पास लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है तो इनके हिसाब से आगे पूरा बजट डिसाइड होगा, क्योंकि जो चीज लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही हम सेट करते जाएंगे। फिर फाइनल स्टेप बजट का क्या होगा? फाइनल स्टेप के अंदर हम बजट लिमिटिंग फैक्टर के लिहाज से बनाते जाएंगे। हर मैनेजर को, कौन सा मैनेजर किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी की सारी जिनको दे देंगे, और पूरा का पूरा वो, या तो हमें बजट बनाने में वीक्स लगेंगे या मंथ्स लगेंगे कंप्लीट होने में पूरा का पूरा प्रोसेस करने के अंदर। अब वो कह रहा है कि स्टेजेस जो इन्वॉल्व हुई हैं, इनिशियली बजट प्रिपेयर हुआ है, बजट मैनेजर ने जो स्टार्ट के अंदर सेट किया है बजट को, एलिमेंट ऑफ बजट स्लैक, मतलब जिसके अंदर वो डेलिबरेटली ओवर एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट को और अंडर एस्टिमेट करेंगे रेवेन्यू को। शुरू में जब बजट बनाया जाता है ना तो उसके अंदर खर्चे ज्यादा ज्यादा रखे जाते हैं और सेल्स कम एक्सपेक्ट की जाती है। उसकी रीजन ये है कि आप अगर पहले ही खर्चों को कम कम एक्सपेक्ट करोगे और बाद में खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो बजट टोटली आपका एडवर्स वेरिएंस देगा आपको। तो पहले आप टारगेट्स ऐसे रखो ताकि मैनेजर को लगे कि ये बजट इजी है अचीव करना। कॉस्ट को पहले आप मतलब एस्टिमेट ओवर करोगे, लेकिन इसका मतलब ओवर एस्टिमेट करने का नहीं है कि आप इतनी कॉस्ट लगाते ही जाओगे कि बिला वजह खर्चा करते जाओगे। नहीं, पहले हम सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट इतना करेंगे कि ओवर एस्टिमेट करना है। इनिशियली रिव्यू होगा, फिर कंप्लीट बजट सिस्टम के अंदर जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि कोई नेसेसरी एडजस्टमेंट है इनिशियल बजट के अंदर, कुछ चेंज करनी है तो उसके लिए फिर हम वो चेंज करेंगे, वो एक्सेप्ट होंगी तो मास्टर बजट प्रिपेयर होगा, जिसके अंदर हम मास्टर बजट किसी का भी हो सकता है, इनकम स्टेटमेंट की बेस पे, बैलेंस शीट या कैश फ्लो बजट, वट एवर यू वांट, आप वो बनाओगे। दिस मास्टर बजट इज शोन टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल। अभी पहले मैनेजर जो सारे के सारे फंक्शनल मैनेजर थे उन्होंने बैठ के वो सेट किया, वो सारी चीजें देखी, उसके अंदर क्या क्या है रिव्यू किया, हर चीज की। अब उन्होंने टॉप मैनेजमेंट को अप्रूव करने के लिए भेज दिया। बजट्स आर रिव्यूड रेगुलरली। अब बजट बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बजट बना लिए हैं तो वो बजट आप साल बाद उठ के खोल के देखोगे। नो, आपने बजट बनाया, बजट रेगुलरली रिव्यू होता रहेगा, साथ साथ रिव्यू होता रहेगा, उसको कंपेयर करते जाएंगे साथ साथ हम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंड पे जाके साल के आखिर में बैठ के रो रहे हो कि आपने तो सारा साल नुकसान में ही गुजारा है। तो साथ साथ देखते जाओ कि हम अपने टारगेट से डेविएट ना हो रहे हो। तो उनका डिफरेंसेस साथ साथ देखते जाओ कि वेरिएंस बहुत ज्यादा ना आए। बजट प्रिपरेशन के लिए जैसे यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन दी गई है, हमें एक तरीका बताया गया है कि बजट किस तरह बनता है। लेट सपोज आपका बजट के अंदर जो फैक्टर है, प्रिंसिपल फैक्टर है, वो सेल्स है। आपका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सेल है। तो सेल के अकॉर्डिंग आप बजट बनाओगे। सेल्स के अकॉर्डिंग पहले आप देखोगे, पहले सारा सेल्स बजट, सेल्स यानी कि डिमांड कितनी है मार्केट में, कितनी प्रोडक्ट सेल करनी है, उसके लिए आप प्रोडक्शन बनाओगे। प्रोडक्शन बजट यानी कि कितने यूनिट्स बनाने। यूनिट्स के अंदर फिर आप देखोगे मटेरियल कितना होना चाहिए, लेबर आवर्स कितने अवेलेबल होने चाहिए, ओवरहेड्स कितने लगेंगे, सब कुछ करके तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट बनाएंगे। ओवरऑल हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मतलब जो जो चीजें हमें चाहिए होंगी इन सब को इंक्लूड करके हम मास्टर बजट बनाएंगे। मास्टर बजट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों बेसिस पे, मतलब कोई भी बजट हो सकता है। मोस्टली जो होता है वो मास्टर बजट ज्यादातर कैश बजट की सूरत में आता है आपको। तो ओवरऑल ये सारा का सारा हम इसके अंदर कंसीडर करने वाले हैं बजट के अंदर। तो जो आपका मेन फैक्टर होता है उसको आप प्रिंसिपल, जैसे यहाँ पे उसने बताया हुआ भी है कि डायग्राम के अंदर सेल्स को हम प्रिंसिपल बजट फैक्टर कंसीडर करें। इसलिए सबसे पहले जो फैक्टर भी प्रिंसिपल होता है उसको सबसे पहले रख के उसी के हिसाब से सारा बजट तैयार होगा।
Remember that if the labor were principal budget factor, then the labor budget would be the produced first. मैंने पहले बताया जो चीज आपकी प्रिंसिपल होगी यानी कि मेन इंपॉर्टेंस रखती है, जो आपकी जिसके अंदर शायद लिमिटिंग फैक्टर होगा, उसके हिसाब से सारा बजट तैयार होगा। एक बार बजट बनता है तो उसका मतलब ये है कि फिर उसके बाद वो बजट पहले बनेगा, उसके बाद सारे बजट उससे आगे बनेंगे। आगे वो कुछ बजट्स बता रहा है कि कौन से बजट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे उसने बताया कि कॉन्टिन्यूस बजट्स होते हैं। कॉन्टिन्यूस बजट्स कौन से होते हैं? जो बेसिकली हमने फॉर एग्जाम्पल एक साल का बजट बनाया है, लेकिन उसको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, उसके अंदर कोई भी चीज है मतलब मंथली ऐड करते रहेंगे, क्वार्टरली ऐड करते रहेंगे। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि बार बार हम उसके अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बार बार हम उसके अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस बजट है। इफ द बजट पीरियड इज अ ईयर, देयर विल बी ऑलवेज रिफ्लेक्ट बजट फॉर ईयर इन एडवांस। अगर एक साल का बजट है तो शुरू के अंदर ही आप करोगे। कॉन्टिन्यूस बजट्स आर रोलिंग बजट। इसका दूसरा नाम है रोलिंग बजट। रोलिंग बजट मतलब बार बार उसके अंदर चीजें चेंज करना, बार बार उसके अंदर चीजों को देखना। सबसे पहला फंक्शनल बजट हम बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे उसने सेल्स बजट से बताया, तो सेल्स बजट के अंदर हम आगे फंक्शनल बजट बनाएंगे। अब पहला हमारा बजट बनेगा सेल्स बजट। फिर सेल्स यानी कि कितने, वो अभी कह रहा है कि आप इनकम और एक्सपेंडिचर के लिहाज से जो बजट्स बनाते हो फंक्शनल बजट के अकॉर्डिंग, सबसे पहले आपका सेल बजट बनता है। उसके बाद सेल बजट यानी कि आपकी डिमांड कितनी है, यानी कि कितने यूनिट्स आप सेल करना चाहते हो, उसके लिए आप उतने प्रोड्यूस करोगे। प्रोड्यूस उतने करोगे तो प्रोड्यूस करने के लिए कितना मटेरियल यूज होगा, मटेरियल यूज कितना हुआ उतना परचेज करना पड़ेगा। तो परचेज फिर आपके बंदे कितने आवर्स काम करेंगे, ओवरहेड्स कितने लगे। तो ये सारे बजट इंटर रिलेटेड है, हमने इनको आगे चल के करना है। सबसे पहला बजट हमें जो बताया जा रहा है वो बजट है सेल्स का बजट। सेल्स का बजट का मतलब यह है कि हम प्लान क्या कर रहे हैं कि हमें कितने यूनिट सेल करने हैं। अब सेल का बजट यूनिट में भी बन सकता है, सेल का बजट वैल्यू में भी बनेगा। हम सिर्फ ये तो नहीं सोचते ना कि कितने यूनिट्स हमने सेल करने हैं। हमने हमारा टारगेट तो ये भी होता है ना कि इतना हमने रेवेन्यू कमाना है। तो रेवेन्यू भी हम देखेंगे और यूनिट्स भी हम देखेंगे। वो कह रहा है कि वी शैल बिगिन आवर प्रिपरेशन ऑफ फंक्शनल बजट बाय लुकिंग एट सेल बजट। सेल बजट के थ्रू हम बनाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बाकी बजट हम इसको फॉलो करते करते बनाते जाएंगे। सबसे पहली इलिस्ट्रेशन दी गई है। इलिस्ट्रेशन के अंदर कह रहा है कंपनी मेक टू प्रोडक्ट बना रहा है, पी एस एंड टी जी। दो प्रोडक्ट बन रही है पी एस और टी जी। सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर बजट इज 5,000 फॉर पी एस एंड 1,000 फॉर टी जी। प्लेन सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है? 95 और 130। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रेवेन्यू और सेल प्राइस दे दी जाती है, तो उससे आपने यूनिट्स देखने होते हैं, कितने यूनिट्स का प्लान हो रहा है। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है यूनिट्स और सेल प्राइस दी गई है दोनों प्रोडक्ट के लिए। वो कह रहा है कि प्रिपेयर करो सेल बजट फॉर नेक्स्ट ईयर।
तो हमने यहाँ पे सेल्स बजट बनाना है, सेल्स बजट नेक्स्ट ईयर के लिए। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, हम पी एस करेंगे और टी जी करेंगे। टी जी पी एस के लिए 5000 यूनिट्स हैं, 5000 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 95 के साथ, और जो टी जी है, टी जी के लिए हमारे पास 1000 यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स को हम 130 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान बजट आ जाएगा कि हमने कितने की सेल्स करनी है। अगर 5000 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 95 से, तो इट मीन्स हमारे पास, सॉरी, 5000 मल्टीप्लाई बाय 95, तो हमने इसकी 4,75,000 की सेल करनी है, यानी कि 4,75,000। और अगर हम 1000 को मल्टीप्लाई करें 130 से, तो ये हमारे पास बन रहा है 1,30,000 की हमने सेल्स करनी है। हमारे पास नेक्स्ट ईयर की प्लान सेल्स आ जाएंगी। इस तरह से हमने बजट प्रिपेयर करना है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बजट कह रहा है कि कमिंग ईयर के लिए आप बजट प्रिपेयर करो, और टेस्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग वन के अंदर, टेस्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग वन के अंदर हमें वो उसने बजट बताया। तो अब यहाँ पे हमने जो बजट तैयार करना है उसने क्या कहा है, 1:1 से। प्लान सेलिंग प्राइस इसकी इतनी है 100 और इसकी 200 है। तो कंपनी कह रहा है कि कितना अर्न करेगी अगर वो कितने यूनिट्स बनाएगी, मतलब अगर उसने 900 का रेवेन्यू अर्न करना है, 900 का रेवेन्यू। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने देखना है कि कितने कितने यूनिट्स इसके सेल होंगे, कितने कितने यूनिट्स हमने इसके सेल करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे ए और बी का रखें, ए और बी, 900 इसका भी है और 900,000 इसका भी है। इसकी सेल प्राइस कितनी है, 100। तो 900,000 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स चेक करने के लिए, और 900,000 डिवाइडेड बाय 200 कर लेंगे। एक सेकेंड। 900,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 9,000 यूनिट्स। ये 9,000 यूनिट्स आ जाएगा। और 900,000 डिवाइडेड बाय 200, तो इसका आ जाएगा 4,500 यूनिट्स। 4,500 यूनिट्स, इसका मतलब ये है कि 4,500 यूनिट्स कंपनी प्लान कर रही है बी के लिए सेल करने के लिए, अगर वो रेवेन्यू कमाना चाह रही है 900,000 का। तो 900 इसके यूनिट सेल करेगा और करेगी कंपनी, और 4,500 इसके यूनिट सेल करेगी, तो कंपनी कमा सकती है 900,000 का रेवेन्यू। ठीक है, 900,000 का रेवेन्यू कमाने के लिए इसको 9,000 यूनिट ए के बनाने पड़ेंगे और 4,500 बी के बनाने पड़ेंगे। अच्छा, आगे हमारे पास आ रहा है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट कौन सा बजट होता है, हमें वहां से पता चला कि सेल्स डिमांड कहती है कि आपने इतने यूनिट्स बनाने हैं। तो प्रोडक्शन बजट क्या कहता है कि आपने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने हैं। कभी भी हमेशा याद रखें कि हमें उतने यूनिट्स नहीं बनाने होते जितने हमें सेल करने होते हैं। प्रोडक्शन बजट कहता है कि आपकी जो सेल्स डिमांड होती है, सेल्स डिमांड के अंदर प्लस आपने वो वाले यूनिट्स करने होते हैं जो ऑलरेडी आपके क्लोजिंग में पड़े हुए होते हैं। सॉरी सॉरी, क्लोजिंग में पड़े हुए नहीं होते, ये वो यूनिट्स होते हैं जो आपने क्लोजिंग में मंगवा के रखने होते हैं। उसकी रीजन ये है कि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। वैसे तो इमरजेंसी के लिए बफर स्टॉक रखा जाता है, बट क्लोजिंग के लिए थोड़े ज्यादा यूनिट इसलिए हम मंगवा के रखते हैं कि कोई शायद हम अगला जब मतलब जब हमारे पास कस्टमर ऑर्डर करेगा तो हो सकता है पीछे से मटेरियल जब तक आता तो हमें टाइम लग जाए, हमारा प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन हो जाए, मशीन खराब हो जाए, तो हम बना ना सकें। तो इसलिए क्लोजिंग में थोड़े एक्स्ट्रा यूनिट बना के रखने होते हैं, मतलब आने वाले टाइम के लिए। माइनस हम ओपनिंग कर देते हैं। ओपनिंग हम इसलिए माइनस करते हैं कि ये वो यूनिट्स होते हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं। तो ऑलरेडी जो पड़े हुए यूनिट्स हैं उनको तो हमने माइनस ही करना है। अच्छा, तो यहाँ पे उसने हमें फॉर्मूला दिया गया है। अब वो कह रहा है कि प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फॉर कमिंग ईयर। आने वाले ईयर के लिए हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो प्रोडक्शन बजट 5,000 यूनिट्स के हैं पीएस के, और 1,000 यूनिट्स हैं टीजी के। 5,000 यूनिट्स हैं पीएस के और 1,000 यूनिट्स हैं टीजी के। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ये दी गई है और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये दी गई है। हम फॉर्मूला लिखेंगे।
हमें यहाँ पे प्रोडक्शन बजट बनाना है। प्रोडक्शन बजट फॉर ए, सॉरी, पीएस। पीएस। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर कॉस्टेड सेल्स प्लस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स। यानी कि प्रोडक्शन बजट जब भी होगा तो उसके अंदर फिनिश गुड्स आएगा, जब मटेरियल का आगे हम पढ़ेंगे उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग मटेरियल का आएगा। तो फॉर कॉस्टेड सेल्स पहले पीएस के लिए हम करें 5000 प्लस क्लोजिंग पीएस का कितना है 1100 माइनस इसका ओपनिंग कितना है 100, तो इसका फर्क आ जाएगा। प्रोडक्शन बजट 5000 में 1100 आप ऐड करोगे तो 6600, 6600 में से आप सिक्स सॉरी 6100, 5000 में 1100 ऐड करेंगे 6100 और 100 लेस कर देंगे तो 6000 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा हमने पीजी के लिए करना, टीजी के लिए करना है। टीजी के लिए तो टीजी की फॉर कॉस्टेड सेल्स है 1000, 1000 प्लस इसके लिए हमारे पास ओपनिंग भी 50 है और क्लोजिंग भी 50 है। तो 1000 का ये और ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, तो पीछे प्रोडक्शन बजट आपका 1000 का आएगा। इसी तरह टेस्ट अंडरस्टैंडिंग टू भी दी गई है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग टू के लिए सेल्स यूनिट्स दिए गए हैं। प्रोडक्ट 1 2 3 के लिए वो कह रहा है कि बजट प्रिपेयर करना है। तो ये अब आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। इससे आगे इत, अ, इस ये वाली टेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपने सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने ये प्रोडक्शन बजट कर लिया था। प्रोडक्शन बजट हमारा हो गया था। इसके अंदर हमने ये चीज देखी थी, हम बजटिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं और बजटिंग के अंदर हमने ये देखा था कि हमें डिफरेंट किस्म के बजट्स बनाने होते हैं। तो हम सारे बजट्स बनाएंगे उसके लिए। प्रोडक्शन बजट ये हमने कैलकुलेट किया था। प्रोडक्शन बजट के लिए हमने कहा था कि हमारे पास सेल्स डिमांड होनी चाहिए। सेल्स डिमांड यानी कि फॉर कॉस्ट सेल्स कितनी है, और उससे हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ हम हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ होता है वो हम माइनस कर देते हैं, और कुछ पुराना जो सॉरी और हमें रखना होता है क्लोजिंग स्टॉक में उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने किया था। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो मटेरियल बजट है। सारे बजट आपस में इंटरलिंक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो बजट फंक्शनल बजट एक्टिविटीज के बजट्स हैं, इन बजट्स के अंदर हमने प्रॉपर सारे के सारे बजट्स को इंटरलिंक करना है। सबसे पहले हमने सेल्स देखा। सबसे पहले हमने सेल्स का बजट बनाया। सेल्स बजट यानी कि फॉर कॉस्ट किया कि हमारे पास कितनी सेल्स होनी चाहिए। सेल्स बजट से हमने कहा कि सेल्स बजट की हेल्प से हमने प्रोडक्शन बजट बनाया। प्रोडक्शन बजट के अंदर हमने ये देखा कि फॉरकास्टेड सेल्स कितनी है और उसके अंदर प्लस माइनस ओपनिंग और क्लोजिंग करके प्रोडक्शन बजट बना दिया। अब हम लोग प्रोडक्शन करने लगे हैं, तो प्रोडक्शन के लिए हमने ये देखना है कि मटेरियल यूजेज कितना होगा, यूज कितना होगा। जाहिर है जितना मटेरियल यूज प्रोडक्शन वाले प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वही देखते हैं कि कितना मटेरियल आपका यूज हो रहा होगा। तो ये हमने इधर यहाँ पे मटेरियल यूजेज बजट बनाना है। मटेरियल के यूजेज बजट भी होगा। यूजेज में हम देखेंगे कि एक्चुअली हमारे कितने केजीज लग रहे हैं। ठीक है, केजीज या जो भी हमारा यूनिट ऑफ मेजर है उसको हम देखेंगे कितना लग रहा है। फिर इससे हम जाएंगे कि मटेरियल कितना, केजीज से हम देखेंगे कि मटेरियल बजट कितना बन रहा है, कि मटेरियल कितना चाहिए होगा ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करने के बाद। फिर उस जो ये हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट होगा कि रिक्वायर कितना है, उससे हम मटेरियल परचेज बजट पे जाएंगे। मटेरियल परचेज बजट पे, परचेज बजट मतलब हमारे पास मटेरियल कितना रिक्वायर है, जितना उतना परचेज करना है तो उसको उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, मतलब प्राइस कितनी होगी। तो ये सारा कुछ इंटरलिंक है, हमने आपस में इसको लिंक करके पढ़ना है। आज हम लोग मटेरियल बजट की तरफ जा रहे हैं। तो मटेरियल बजट का मतलब यह है कि कितना मटेरियल यूज होगा। इस डायग्राम को आपने माइंड में रखना है और उस हिसाब से आपने बजट को आगे लेके चलना है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि टू टाइप्स ऑफ बजट, मटेरियल के दो तरह के बजट्स हैं। एक हमने देखना है कि यूजेज कितना है और एक हमने देखना है कि परचेज कितना करना है। जो परचेज करना होगा उसी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल रेट आ जाएगा कि रेट कितना, मतलब टोटल कितने पैसे लगेंगे मटेरियल के लिए। अच्छा, जो यूजेज बजट है उसको तो सिंपल हमने ये देखना ना कि जाहिर है जितने यूनिट हमें प्रोड्यूस करने हैं उसके अंदर 1 केजी का हमें, लेट से मेरे पास 1 यूनिट है, 1 यूनिट के अंदर 5 केजी मटेरियल यूज हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को हम उतने केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल केजीज जितने भी रिक्वायर्ड हैं वो आ जाएंगे।
दूसरा परचेज बजट है, तो परचेज बजट के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्ट करनी होती है। उसकी रीजन ये होती है कि कुछ ओपनिंग हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है। जैसे हम घर के अंदर किचन का सामान खरीदते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी किचन में जो सामान होता है वो हम माइनस करके और नया खरीदते हैं, और कुछ हम एक्स्ट्रा लेते हैं कि अगले मंथ के लिए हमारे पास पड़ा होना चाहिए, या ये ज्यादा यूज होगा तो हमारे पास एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमने मटेरियल का बजट तैयार करना है। मटेरियल यूजेज बजट के लिए उसने कहा है कि सिंपली प्रोडक्शन बजट को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी केजेस के साथ, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और जो परचेज बजट है, जो हमारे पास प्रोडक्शन बजट यूजेज बजट आया हुआ होगा, उसी के अंदर प्लस हम क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल कर देंगे और माइनस ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, फॉर्मूला भी इसी तरह ही आ रहा है, यूजेज बजट प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो इस तरह से करके हमने इस बजट को प्रिपेयर करना है। अभी यहाँ पे हमें एक इलिस्ट्रेशन दी गई है, हम इस इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर पे अच्छे से फोकस भी करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि कंपनी प्रोड्यूसेस पीएस एंड टीजी। बेसिकली ये एग्जामिनर यहाँ पे जो क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा है, वो वही पिछला क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है। पीएस और टीजी के 6000 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स हैं ऑलरेडी, जो हमने कैलकुलेट किए थे और दिए हुए भी हैं पीछे क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है कि आप अगर पीएस का देखें, तो पीएस और टीजी, पीएस के अंदर एक यूनिट के अंदर 12 केजी लगते हैं और टीजी के 12 केजी लगते हैं। अच्छा, एक्स एक्स प्रोडक्ट के लिए, वाई प्रोडक्ट के लिए 6 केजी, सारा हर प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट मटेरियल लगता है, और इधर 8 केजीज हैं। हमें उसने रिक्वायरमेंट के अंदर क्या मांगा है, रिक्वायरमेंट के अंदर हमसे वो कह रहा है कि आपने मटेरियल यूजेज बजट बनाना है, और इवन मटेरियल परचेज बजट भी आपने प्रोड्यूस करना है। यूजेज एंड परचेज हमने बोथ बजट बनाने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने मटेरियल का यूजेज बजट भी प्रिपेयर करना है और मटेरियल का परचेज बजट भी करना है। यूजेज आ जाएगा तो उसके लिए ये प्राइस हमें दी गई है, उस प्राइस से सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यूज परचेज जो परचेज बजट होता है उसका इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम देख लेंगे कि हमें कितना कितना कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। पहले हमने यूजेज बजट देखना है। यूजेज के लिए हमारे पास क्वांटिटी भी गिवन है, ऊपर उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो हम दोनों का बजट बनाते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमने एक, पहले आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स एक्स और वाई प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, एक्स और वाई की प्रोडक्ट के लिए जो केजीज हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं, कितने केजीज हमें चाहिए, यानी कि यूजेज मटेरियल यूजेज बजट हमने पहले देखना है। तो हमारे पास पहले हम देख लेते हैं कि कितने केजीज रिक्वायर्ड हैं। बजटेड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हमें दी गई है कि कितनी है, और क्लोजिंग और ओपनिंग भी हमें इन्वेंट्री दी, बल्कि क्लोजिंग और ओपनिंग भी दिया गया है। और फॉर कॉस्टेड सेल्स, ऊपर हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को एक बार दोबारा देख लेते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि डाटा क्या क्या गिवन है। अच्छा, सॉरी, बजट के अंदर हमें टीएस और इसकी दी गई है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स 6000 और 1000। ओके, 6000 और 1000 यूनिट्स हैं। और ठीक है, हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग यूजेज देख लेते हैं कि यहाँ पे हम रिप्रोड्यूस कर लेते हैं बजट्स। हमने यहाँ पे बनाना है फॉर मटेरियल एक्स कितना चाहिए और मटेरियल वाई कितना चाहिए।
सॉरी, फॉर प्रोडक्शन ऑफ पीएस, इधर हम लिख लेते हैं पीएस और टीजी, दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। पीएस के लिए अब हमारे पास यूनिट्स कितने हैं, ऊपर उसने हमें बताया हुआ है 6000 यूनिट्स हैं। पीएस के 6000 यूनिट्स हैं, और 6000 यूनिट में एक यूनिट के अंदर कितने केजी अवेलेबल हैं, 12 केजी अवेलेबल हैं। आप क्वेश्चन को ऊपर से देख सकते हैं। 12 केजी, उसके लिए हमारे पास मटेरियल लगेगा, तो ये एक्स हमारे पास पीएस का लगेगा 72,000 केजी। अच्छा, फिर हम लोग अगर देखें तो इसी तरह हम लोगों ने टीजी के लिए भी देखना है, तो टीजी प्रोडक्ट एक्स में कितना लग रहा है, यूनिट्स तो जाहिर है दोनों के सेम है, 6000 यूनिट्स दोनों पीएस और टीजी के एक्स प्रोडक्ट के लिए लगेंगे। इसके लिए, लेकिन इसके लिए हमारे पास जो पर केजी अवेलेबल है दैट इज 6 पर यूनिट, एक यूनिट के लिए 6 केजी चाहिए होगा। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36,000, 36,000। सॉरी, ये वाई का है ना, वाई का 36,000, ये हमने कर लिया। और यहाँ पे फिर हमने देखा कि जो टी जी है एक्स के लिए, पहले हमने वाई के लिए जो जो मटेरियल चाहिए था वो हमने कर लिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, टीजी के लिए करते हैं। टीजी के लिए हमारे पास जो वर्किंग है, ये पीएस के लिए था, सॉरी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कितना, 72,000, 72,000। और टीजी के लिए हमारे पास कितना गिवन था, 6000 यूनिट्स, उसके लिए भी हैं वाई प्रोडक्ट के, और 6 पर यूनिट है, तो दैट इज 36,000 केजी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है दूसरा जो हमारे पास टीजी के लिए बजट है, टीजी के 1000 यूनिट्स हैं, और 1000 यूनिट में हमारे पास पहला जो गिवन है एक्स प्रोडक्ट का दैट इज 12 पर यूनिट, तो ये आ जाएगा आपके पास 12,000। और इधर आपके पास आ जाएगा 1000 इंटू 8, 1000 हमारे पास ऊपर केजीज हैं, और एक यूनिट के अंदर कितना लग रहा है, 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 8000। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमारे पास मटेरियल यूजेज बजट कितना बना। यूजेज बजट में हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है, ज़रा टोटल देखना है ना, टोटल प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई दोनों को मिला के, यानी कि जो पी एस और टी जी हैं, टी जी दोनों के लिए जितना टोटल मटेरियल चाहिए होगा हम मंगवाएंगे। ये आपके पास मटेरियल यूजेज बजट आएगा। मटेरियल यूजेज बजट आपके पास आ रहा है 84,000 केजीज, और ये आपके पास आ रहा है 44,000 केजीज। अच्छा, इसके अंदर जब मटेरियल यूजेज बजट आ जाता है तो परचेज बजट के का फॉर्मूला क्या है, मटेरियल यूजेज बजट प्लस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल हमें गिवन है, माइनस ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, तो प्लस हमने यहाँ पे करना है क्लोजिंग, माइनस कर देना है ओपनिंग। आप इसको अपनी मर्जी से ओपनिंग को पहले भी रख सकते हो। क्लोजिंग हमारे पास कितना गिवन है, यहाँ पे आप देखें, एक्स के लिए एक जगह 6000 और एक जगह 5000। एक जगह पे आपके पास 6000 है और एक जगह पे आपके पास 5000 है, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 5 है और क्लोजिंग आपके पास 6000 है, तो ऐड में कर लूंगी 6000 को और मैं माइनस कर लूंगी 5000 को यहाँ से। इधर हमारे पास क्या गिवन है, 1000 और 5000। 1000 क्योंकि क्लोजिंग है तो 1000 ऐड हो जाएगा, 5000 क्योंकि ओपनिंग है तो ये माइनस। ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब ये है कि ओपनिंग ऑलरेडी आपके पास इन स्टोर में पड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि किचन का मटेरियल खरीदते हुए हम देखते हैं कि ऑलरेडी जो किचन में स्टफ पड़ा हुआ होता है वो हम नहीं मंगवाते, तो वो ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है उसको माइनस कर दिया, और जो एक्स्ट्रा रखना है थोड़ा एक्स्ट्रा, जो क्योंकि ज्यादा यूज होता है तो वो हमने इस तरह से ज्यादा मंगवाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 84 + 6 और माइनस 84 और 6 अगर आप करें तो ये 90 बन जाएगा, 95, 90 में से 5 आप माइनस कर दें तो ये 85 बन जाएगा। 44 और +1 45 हो जाएगा, 45 में से 5000 आप लेस करेंगे तो
40,000 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आया, मटेरियल परचेज बजट, ये मटेरियल यूजेज बजट था। बट मटेरियल परचेज बजट को ना हमने इन प्राइस कैलकुलेट करना होता है, इन प्राइस कैलकुलेट करना होता है, यानी कि कितने डॉलर हम बजट कर रहे हैं, तो कितने डॉलर का हमें मटेरियल खरीदना पड़ेगा। जब हमें ये पता चल जाए कि हमारी क्वांटिटी इतनी है, यानी कि इतना केजी मटेरियल मंगवाना है, तो हमें क्या करना है उसके लिए, हम सिंपल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास प्राइस एक्स की भी दी हुई है और वाई की भी दी हुई है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों की दी हुई है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक्स के लिए 85,000 मल्टीप्लाई बाय 0.72 कर देंगे, इसका बजट हमारे पास आ जाएगा। और इसके लिए हमारे पास 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1.56 कर लेंगे। तो इन दोनों के आंसर, जैसे इसका आंसर आता है लेट से 85,000 मल्टीप्लाई बाय 0.72, ये आता है 61200, और 40,000 इंटू 1.5 ये आता है आपके पास 62400। तो हम इन दोनों को ये देख लेंगे कि हमारे पास बजट इतने डॉलर का होना चाहिए, यानी कि एक्स प्रोडक्ट के लिए जो मटेरियल हमें खरीदना है उसके लिए हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए, या कितने सॉरी डॉलर होने चाहिए, 61,200। और वाई प्रोडक्ट के लिए जो हमने मटेरियल खरीदना है उसके लिए हमारे पास 62,400 का मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, आपने जस्ट फॉर्मूलाज याद रखने, और फॉर्मूलाज अगर आपको याद होंगे तो डाटा आपको सारा गिवन है, आपने डाटा से बस इंफॉर्मेशन पुट करनी है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 दी गई है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 हमारे पास एक लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको आपका फर्स्ट क्वेश्चन लाइक फर्स्ट कॉन्सेप्ट भी अटेम्प्ट करना है, सेकंड कॉन्सेप्ट भी अटेम्प्ट करना है। आपको ये भी देखनी है कि कितनी मटेरियल की क्वांटिटी यूज होगी। एम वन इज अ सेपरेट प्रोडक्ट, M2 इज अ सेपरेट प्रोडक्ट, M3 इज अ सेपरेट प्रोडक्ट। तो आपने तीन प्रोडक्ट्स के लिए देखना है कि मटेरियल कितना कितना यूज करना है। जब आपको यूज करने का पता होगा, मतलब कितना क्वांटिटी चाहिए, फिर आपने परचेज परचेज के अंदर देखें, आपको पेपर के अंदर एग्जामिनर जो सवाल करेगा वो इसी तरह के सवाल बजटिंग का, आपको पेपर के अंदर जो आता है वो MTQ आता है। MTQ क्या होता है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर एक आपको ऊपर इंफॉर्मेशन के लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, और उससे सारी की सारी आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होंगी। तो वो इस तरह से लेंथी सवाल आता है। अच्छा, वो M1 के लिए कहेगा कि कितने केजीज चाहिए, M2 के लिए कितने केजीज चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या आपके चार ऑप्शंस हैं, वहां से आपने चूज करना होगा। फिर वो बी ऑप्शन के अंदर भी रिक्वायरमेंट दे रहा है कि जब इनकी क्वांटिटीज आ जाएंगी तो आप सिंपल इनकी क्वांटिटीज को इनके रेट से मल्टीप्लाई करते जाओगे, इनके रेट से मल्टीप्लाई करते जाओ, वैल्यूज आती जाएंगी। फिर दूसरे की इसी तरह आपने M2 की करनी है, M3 की करनी है। सिमिलर जैसे अभी ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी तरह से ही आपने करना है। जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपकी प्रोडक्ट्स तीन हैं। अब जैसे मैं अगर आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कहूंगी, M1 का मटेरियल ये केजीज में दिया हुआ है, M2 का ये दिया हुआ है, M3 का ये दिया हुआ है। अच्छा, ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ठीक है। आगे आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है। ओपनिंग और क्लोजिंग को आपने एडजस्ट करना है, कहाँ पे, जहाँ पे आपको मटेरियल परचेज बजट बनाना है, तो आपने देखना है कि कितना यूज होगा, कितना ओपनिंग है, कितना क्लोजिंग है। अब यहाँ पे आपने आपको उसने बता दिया है प्रोडक्ट 1 का, प्रोडक्ट 2 का और प्रोडक्ट 3 का। ये 2700 इसका बजट है, यूनिट्स हैं ये, इसके 4100 है, ये 2800 है। इनको आप मल्टीप्लाई करते जाओगे इनके साथ पर केजी, एक एक यूनिट के अंदर जितने जितने केजीज यूज हो रहे हैं। जैसे M1 है तो M1 के लिए यूनिट हमारे पास 2700 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। इसी तरह 41 है तो 41 प्रोडक्ट 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। 28 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे। इसी तरह जब M2 की बारी आएगी, M2 के लिए आप 2700 इंटू 3 करोगे, फिर 4100 इंटू 3 करोगे, फिर तो सारे हमने इसी तरह से सेम प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल चाहिए है उसको हमने इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो यूजेज आ जाएगा, जब आपके पास यूजेज का आंसर आएगा तो आप क्या करोगे, उसके अंदर सिंपल आपने ये जो क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्लोजिंग और ओपनिंग गिवन है, यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी गई है आप मटेरियल की,
तो आपने उस क्लोजिंग और ओपनिंग की इन्वेंटरी को, ये ओपनिंग जो है उन केजीज में से आप M1 का अगर कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे। क्लोजिंग जो है वो हमें एक्स्ट्रा रखना होता है, ये आप ऐड करते जाओगे, ये ऐड होता जाएगा। और एंड पे आपने प्राइस भी दी हुई है, प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी 10% हायर देन दिस ईयर। करंट प्राइस आपकी 10% है। अच्छा ये भी मैं बता दूं आपको कि 10% आपको अभी लाइक प्राइसेस दी, अभी जो प्राइसेस दी गई हैं उसके अंदर आपने 10% इंक्रीज भी लेके आना है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमें क्वांटिटीज सारी फाइंड आउट करने के बाद, अभी अगर फॉर एग्जांपल हमारी ये प्राइस है M1 के लिए, M1 के लिए आपका जो, लेट से मैं कहती हूँ कि M1 का मटेरियल यूजेज सॉरी परचेज जो है वो बनता है 5500 kg फॉर एग्जाम्पल। आपने इसको मल्टीप्लाई करते हुए क्या करना है, अभी आपकी करंट प्राइस है 1.1, 1.1 को आप इंटू 1.1 करोगे कि 10%, या आप यूं भी कर सकते हो कि 1.10 मल्टीप्लाई बाय 10%, वो जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने 1.1 में ऐड करना है, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये जो प्राइसेस हैं इनके अंदर, ये जो आपकी 3 है और ये 2.5 है, इसके अंदर आपने 10% का इंक्रीज लेके आना है। 10% इंक्रीज होगा तो फिर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये सारा बजट आपके पास कंप्लीट होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन हम प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे। लाइक अगर कोई इशू आ रहा हुआ तो मुझे बताना है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा आगे हमारे पास दिया हुआ है लेबर बजट। लेबर बजट हमारे पास क्या होगा, लेबर बजट में हमने ये चीज देखनी है कि हमारे जो लेबर हैं, यानी कि जो हमारे पर्सन्स हैं, उनके लिए हमने कितने आवर्स सोचे हुए हैं और कितना काम हम कराएंगे। लाइक हमारे पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं या उन यूनिट्स को बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, उसके लिए बजट हमने बनाना है। लेबर आवर्स आर सिंपली नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय लेबर रेट। जाहिर है लेबर रेट जो होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमने उसके लिए सैलरी का बजट बनाना है, यानी कि डॉलर हमने देखना है कि इसके ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हम कॉस्टिंग सीख रहे हैं कि कॉस्ट हमने कितनी कितनी रखनी है। तो ये बजट बन रहा है, तो बजट हमने ये देखना है कि सैलरी कितनी पे करनी है। सैलरी का पता कैसे पता चलेगा कि किसी को कितनी सैलरी मिलेगी, जितने नंबर ऑफ आवर्स उसने काम किया हुआ होगा उस उतने घंटे को आप जितने रेट एक घंटे का पे कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। लेट से अगर फॉर एग्जांपल मैं 4 आवर्स काम करती हूँ किसी जगह और मुझे पर आवर 15 मिलता है, तो हम क्या करेंगे 15 × 4 कर लेंगे, तो 60 सैलरी बन जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने बजट को प्रिपेयर करना है। जैसे यहाँ पे इलिस्ट्रेशन दी गई है, वो कह रहा है अ कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट P, S and T, G, वही वाली प्रोडक्ट्स कंटिन्यू हो रही है, 6000 यूनिट्स हैं, 1000 TG के हैं। वो कह रहा है डेटा डेटा अबाउट द लेबर हैज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस P, S and T, G एज फॉलोज। ये हमें डाटा दिया गया है। लेबर आर वो कह रहा है कि पर यूनिट 8 घंटे इसको लग रहे हैं और 12 घंटे इसको लग रहे हैं। और स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आर मतलब दोनों को हम कितना पे कर रहे हैं, दोनों को हम 5.20 पे कर रहे हैं। तो हमें अब बजट बनाना है कि कितना कितना इसको कितना कितना पे करना पड़ेगा। तो सिंपली हमारे पास हमने क्या करना है, उसने ऊपर हमें बताया था कि यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, रेट के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे बजट बनाती हूँ, आवर्स कितने बने, कितने घंटे बने, पहले हमने करना है पीएस के लिए। पीएस के कितने यूनिट्स हैं, पीएस के 6000 यूनिट्स हैं। 6000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय इसके एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। पहले मैं आवर्स देखूंगी, फिर मेरे पास टोटल आवर्स आएंगे तो मैं रेट देख लूंगी। 6000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये कितने आवर्स बनते हैं, ये बनते हैं 48,000 आवर्स पीएस के लिए। इसी तरह मैंने टीजी के लिए देखने हैं, टीजी के 1000 यूनिट्स हैं, 1000 यूनिट हैं, और एक यूनिट जो बनेगा वो 12 पर यूनिट में बनेगा। यानी कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 12 घंटे लगते हैं। आपका एक यूनिट जो है वो बनाने में 12 आवर्स सर्व हो रहे हैं। तो हमें तो सैलरी पूरे घंटों की देनी है ना, पूरे यूनिट्स के लिए देनी है जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,000। तो इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो टोटल आवर्स आपके पास कितने आ जाएंगे, टोटल आवर्स इज इक्वल टू 60
60,000 आवर्स, 60,000 आवर्स आए, और 60,000 के ऊपर हम सैलरी कितनी पे कर रहे हैं पर आवर, 5.2। तो 60,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5.20 पर आवर, तो टोटल हमारे पास बजट कितना होना चाहिए, 60,000 इंटू 5, 312,000 ये बजट होना चाहिए। तो इस तरह से एक ही अभी ये वो हमें एग्जामिनर छोटी छोटी कैलकुलेशंस करा रहा है डिफरेंट डिफरेंट बजट के लिए। एंड पे ये सारे बजट्स एक ही बार मर्ज होके सारे के सारे एक ही क्वेश्चन में आएंगे। जैसे यहाँ पे उसने हमें एक इलिस्ट्रेशन दी है, इलिस्ट्रेशन 4 के अंदर उसने हमें रिक्वायरमेंट के अंदर कहा है कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड कितने हैं, अच्छा उनकी कॉस्ट क्या है, पहले आवर्स चाहिए, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स से, तो उसके लिए पहले देखते हैं आवर्स कितने हैं और फिर उसको कॉस्ट पे शिफ्ट करना है। इसी तरह सेमी स्किल्ड के लिए भी है। तो क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन ये है कि न्यूटन लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट, वो 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन लेवल फॉर ईच प्रोडक्ट आर शोन, तीनों के लिए एक्सपेक्टेड दी गई है। इसके 2700 यूनिट्स हैं, इसके 4100 यूनिट्स हैं, इसके 2800 यूनिट्स। ये वही पिछला क्वेश्चन ही बेसिकली रिपीट हो रहा है। टू टाइप्स ऑफ लेबर आर यूज्ड इन द प्रोड्यूसिंग थ्री स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए हैं, ये आपके वेज रेट फॉर कमिंग ईयर। आवर्स पर यूनिट सेमी स्किल्ड स्किल्ड के और सेमी स्किल्ड के प्रोडक्ट 1 2 3, पहले हमने सबके आवर्स को इकट्ठा करना है, सबके एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं और टोटल घंटे कितने लगे। तो प्रोडक्ट 1 2 3 को हम पहले स्किल्ड पे करेंगे, फिर सेमी स्किल्ड पे करेंगे। रेट उसने नीचे दिया हुआ, रेट को हम बाद में देखेंगे, पहले हमें आवर्स चाहिए, नंबर ऑफ आवर्स फॉर प्रोडक्ट 1। अच्छा प्रोडक्ट 1 के लिए कितने दिए गए हैं, यूनिट कितने हैं इसके, यूनिट दिए गए हैं आपको 2700, 4100, तो हम यहाँ पे ही कर लेते हैं आर्स। टोटल आर्स हमें पहले इकट्ठे करने, पहले हम कर रहे हैं प्रोडक्ट वन के लिए हमें चाहिए 2700, 2700 इंटू 3 कर लेंगे स्किल्ड के लिए, स्किल 2700 इंटू 3। उसके बाद प्रोडक्ट 2 के लिए अभी पहले हम कर रहे हैं स्किल, बल्कि इस तरह नहीं, एक सेकेंड, आप इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह बना लो ताकि आपके पास आसानी रहे, कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्किल्ड आवर्स प्लस सेमी स्किल्ड हमें चाहिए, दोनों हमने करने हैं स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। अच्छा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट 1 है, 2 है और 3 है। स्किल्ड आवर्स उसके लिए इनके यूनिट 2700 मल्टीप्लाई बाय इसके कितने 3, देन प्रोडक्ट 2 के लिए 4100 मल्टीप्लाई बाय 1, देन 2800 मल्टीप्लाई, थर्ड प्रोडक्ट के यूनिट्स कितने 2800, और थर्ड प्रोडक्ट के लिए स्किल्ड लेबर कितना चाहिए 3। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके मैं इसमें ऐड करूंगी। सेमी स्किल्ड के लिए अगर देखें तो यूनिट्स उतने ही 2700 मल्टीप्लाई बाय सेमी स्किल्ड का है 4, देन हम कर लेंगे 4100 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑल्सो, देन 2800 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये सारे के सारे हमने आवर्स पहले कलेक्ट करने के, तीनों को बनाने के लिए आवर्स आपके कितने यूज होंगे। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2700 इंटू 3, 2700 इंटू 3, 2700 इंटू 3 8100, ओ सॉरी 8100 ऊपर आता है, 8100, देन 4100, देन 2800 इंटू 3, 8400। इसी तरह आप इधर करोगे 2700 इंटू 4, 10,800, देन 4100 इंटू 4, 16,400, देन 2800 इंटू 2, 5600। ठीक है, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, दोनों आवर्स को टोटल करना है और दोनों आवर्स को टोटल करके हमने मल्टीप्लाई कर लेना है कितना,
बल्कि नहीं, सेमी स्किल्ड का बजट सेपरेट करेंगे, स्किल्ड का बजट सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास रेट भी सेपरेट सेपरेट दिए हुए होंगे। चलें, 8100 प्लस 4100 प्लस 8400, ये आपके बनते हैं 20,600 आर सेमी स्किल्ड के, 20,600। अच्छा, उधर आपके बनते हैं 10,800 प्लस 16400 प्लस 5,600, इधर आपके बनते हैं 32,800 सेमी स्किल्ड के। तो इनको अब आपस में हमने, इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है इनके रेट से। यहाँ पे हमें रेट्स दिए गए हैं, इसको मल्टीप्लाई आप कर दोगे इसके रेट से 9 पर आर, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 पर आर, तो यहाँ पे आपके पास बजट आ जाएगा 20600 मल्टीप्लाई बाय 9, दैट इज 185,400 प्लस, एंड पे आप बेशक प्लस कर लो 32,800 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 196,800। तो टोटल बजट लेबर आवर्स के लिए जो चाहिए होगा, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को इस तरह से लिखोगे। पहले वो कह रहा है कि स्किल्ड आवर्स आपको कितने रिक्वायर्ड हैं, तो स्किल्ड आवर्स के लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, योर आंसर शुड बी 20,600 आवर्स, इधर लगेंगे। वैल्यू कितनी है इसकी, 185,400, ये हमने वैल्यू इसकी कैलकुलेट की है। अच्छा, फिर इसका आंसर होना चाहिए 32,800 आवर्स, ये जो आवर्स हमने कैलकुलेट किए, और इसकी वैल्यू 196,800 होनी चाहिए। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को लेके चलना है, और इसी तरह से आपको एग्जामिनर पूछेगा। यहाँ पे उसने नीचे भी एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, इसको भी आपने एज इट इज सॉल्व करना है। अच्छा, पहले हम पूरा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया है। क्वेश्चन के अंदर हमें ये कह रहा है कि अ फ्लेक्स बजट फॉर 2500 यूनिट्स, हमने कितने का बजट बनाना है, 2500 यूनिट्स का फ्लेक्स बजट बनाना है 2500 के हिसाब से। फ्लेक्स बजट वो बजट होता है जो एक्टिविटी के लिहाज से हम बनाते हैं, यानी कि जो न्यू एक्टिविटी एक्चुअल एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से बनाते हैं। साथ में हम क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं कि डाटा क्या दिया हुआ है। डाटा में हमें वो कह रहा है कि very limited manufactures one product when 100% at 100% कैपेसिटी। 100% जब कैपेसिटी है तो वो कितने यूनिट्स बनाते हैं, 5000 यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि एक पीरियड के अंदर, बट फॉर फ्यू पीरियड हैज बीन ऑपरेटिंग बिलो कैपेसिटी, बाकी उसने बिलो कैपेसिटी दे दिया हमें, ये 70%, 80% और 90%। वो कह रहा है बिलो इज अ फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर एट द स्टार्ट ऑफ लास्ट पीरियड, पिछले पीरियड के शुरू के अंदर हमने ये बजट बनाया। 3 लेवल ऑफ एक्टिविटी, 3 लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से हमने ये बनाया हुआ है। एक एक्टिविटी लेवल आपका 70% है, एक एक्टिविटी लेवल आपका 80% है, एक एक्टिविटी लेवल आपका 90% है। ये अब किसके हिसाब से हैं? ये इस 100% एक्टिविटी में से ये जो 5000 यूनिट्स हैं इनके हिसाब से हमने देखना है। अच्छा, कॉस्ट हमें ये इनकी कॉस्ट दी गई है, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो फ्लेक्सिबल बजट हम बनाएंगे, फ्लेक्सिबल बजट किसके इक्वल होता है, फ्लेक्सिबल बजट एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाई बाय बजटेड कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से बनता है। बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट को हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, पहले हमने देखना है कि ये 70%, 80% और 90% एक्टिविटी लेवल कितना बनता है। अगर 5000 का आप 70% निकालो, 5000 का 70% निकालो, तो ये आपका 5000 मल्टीप्लाई बाय 70% डिवाइडेड बाय 100 बनता है 3500 यूनिट्स। ये जो कॉस्ट दी गई है ये 3500 यूनिट्स की दी गई है। फिर अगर हम लोग देखें 5000 मल्टीप्लाई बाय 80%, 80% अगर हम लोग निकालें तो ये कॉस्ट 5000 का 80% हमें कितनी कॉस्ट दी गई है, 5000 का एक मिनट, 5000 का 80%,
5000 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, ये आता है 4000। यहाँ पे आ जाएगी 4000 यूनिट्स, ये आपकी 4000 यूनिट्स की कॉस्ट गिवन है। इसके बाद 5000 का 90%, 5000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका आ रहा है 4500 के लिहाज से कॉस्ट। ये 4500 एक्टिविटी की सारी कॉस्ट दी गई है। ये 4000 की दी गई है, ये 3500 की दी गई है। हमें कितने की कैलकुलेट करनी है? हमें 2500 की कैलकुलेट करनी है। तो हमें इन सब के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, इन सब के लिए कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या है कि एक एक यूनिट की, क्योंकि ये बजट है, बजट के लिहाज से हम जो हमारी ये एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है, इसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट, हमें न्यू बजट तैयार करेंगे जो कि फ्लेक्स बजट होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट अगर निकालूं, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, तो डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट कैसे आएगी? यहाँ पे आप देखो, ये यूनिट्स है ना, ये डायरेक्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट है। पर यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हमने शुरू से जो फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये टोटल कॉस्ट दी गई है और ये नंबर ऑफ यूनिट्स दिए गए। तो डायरेक्ट मटेरियल की आ जाएगी 7000 डिवाइडेड बाय 3500। इसी तरह जो 80% है उसकी आ जाएगी 8000 डिवाइडेड बाय 4000। इसी तरह जो 9000 है उसकी अगर आप डिवाइड करोगे 4500, तो ये डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट आ जाएगी। इसी तरह डायरेक्ट लेबर की हमें चाहिए, तो डायरेक्ट लेबर की भी 8000 डिवाइडेड बाय 3500 करेंगे। फिर अगला 32,000, इनकी सबकी सेम ही आएगी, मतलब रो के अंदर सबकी सेम ही आएगी। 32,000 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, 4000। इधर 36,000 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 4500, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट, सॉरी, प्रोडक्शन ओवरहेड करना है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए हमें क्या करना है, हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए वेरिएबल और फिक्स को हमने सेपरेट सेपरेट करना है। तो हम पहले अपनी जो एक्चुअल एक्टिविटी के लिहाज से 2500 से डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ऐड कर लेते हैं। हमने ये तो हमने पर यूनिट निकाली, ये हमारी रफ वर्किंग है। ये हमारी रफ वर्किंग है, जो क्लियर वर्किंग होगी उसके लिए हमने यहाँ पे बजट तैयार करना है। बजट फॉर 2500 यूनिट्स। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल 2500 है, और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट लेते जाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम अगर डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए हमारे पास 2500 एक्चुअल एक्टिविटी है, और 2500, सॉरी ये 1000 नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास कितनी निकाली है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2, 2 और 2, इसको डिवाइड करें अगर हम लोग, तो ये हमारे पास आ रही है डायरेक्ट लेबर की 28,000 डिवाइडेड बाय 3500, 8 आएगी, सबकी 8 ही आएगी, 8 ही आएगी सबकी, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आएगा, तो 2 से हमारे पास सबका 2 है, तो एक ही बार हम लेंगे 5000, इसका आ गया डायरेक्ट मटेरियल का। डायरेक्ट लेबर का अगर हम लोग देखें तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 8, 2500 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20,000 लेबर की कॉस्ट आ गई। अब हमें सेपरेट, ये तो हमने मटेरियल और लेबर के लिए वर्किंग की ना, अब हमने वर्किंग 3 बनानी है। वर्किंग 3 किसके लिए बनानी है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए। मैं अब थोड़ा सा इसको नीचे लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा हम नीचे जाके इसकी वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा मैं आपको इसकी प्रोडक्शन ओवरहेड की वर्किंग करा देती हूँ। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए हमने क्या कहा था कि वो मिक्स होंगे, और जो कॉस्ट मिक्स होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हाई लो मेथड। हाई लो मेथड, तो हाई लो मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो पहली बात ये है कि मिक्स कॉस्ट है, मिक्स, उसके अंदर हमने क्या देखना है, वेरिएबल कितनी है और फिक्स्ड कितनी है। अगर वेरिएबल कॉस्ट हम लोग देखें तो वेरिएबल और फिक्स, ज़ाहिर है हमने इसे सेपरेट करनी है ना, वेरिएबल और फिक्स, तो हाई लो मेथड लगाएंगे।
तो हाइलो मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हाइलो मेथड का पहला स्टेप था कि हाईएस्ट एक्टिविटी एंड लोवेस्ट एक्टिविटी फाइंड करनी है, यानी कि सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चन ऊपर गिवन है आपको, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल हमें कितना दिया गया है? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल अगर हम लोग देखें तो एक सेकंड पर आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल हमने, ये देखो यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट है ना, तो प्रोडक्शन ओवरहेड की हाईएस्ट कितनी है? 38,000 और लोवेस्ट कितनी है? 34,000। और इन्हीं की कॉस्ट भी हमने इन्हीं के यूनिट्स भी हमने उठाने हैं। इन्हीं के 34, ये वाला आप देखो, लोवेस्ट ये है और हाईएस्ट ये है। हाईलो मेथड लगाने के लिए हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो हम यहाँ पे नीचे वर्किंग कर लेंगे हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो हाईएस्ट पहले ये हमारा डिसाइड हो गया कि हाईएस्ट हमारे पास है 38,000 और लोवेस्ट हमारे पास है 34,000। ये कॉस्ट है और एक्टिविटी हाई लोवेस्ट है 35, सॉरी ये इधर हाईएस्ट आएगी ना 4,500 और इधर है 3,500। तो हम फॉर्मूला अगला लगाएंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए क्या करते हैं? 38,000 हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोवेस्ट कॉस्ट 34,000 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोवेस्ट एक्टिविटी। यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। 38 में से 34 निकालेंगे तो 4,000 और यहाँ से हम निकालेंगे तो 300 आ जाएगा। तो उसको डिवाइड करेंगे तो, सॉरी यहाँ पे 33,500 एंड 1,000 आ जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे तो 4 पर यूनिट आ जाएगा। 4,000 डिवाइडेड बाय 1,000 आ जाएगा, तो 4 पर यूनिट आ जाएगी वेरिएबल। वेरिएबल जब आ जाती है तो फिर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, चाहे हाईएस्ट की लें चाहे लोएस्ट की लें, वो तो सेम ही आएगी। हम हाईएस्ट की ले लेते हैं 38,000 माइनस 38,000 पे एक्टिविटी लेवल आपका कितना था? 4,500 एक्टिविटी लेवल था और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 4। तो 38,000 माइनस 4,500 ये आ जाएगा 18,000। तो इधर हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आपकी 20,000। 38,000 में से 18,000 निकला तो पीछे आ गया 20,000। ये आपकी क्या आ गई? फिक्स कॉस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर अगर 20,000 की फिक्स है 38 में, तो 18,000 वेरिएबल होगी। बट हमने क्या करना है, हमें 2,500 एक्टिविटी के लिहाज से बजट बनाना है। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी वर्किंग के ऊपर जो हम बजट बना रहे थे ऊपर। अच्छा, यहाँ पे अब हम बजट बना रहे थे, ये हाईलो वाला मैं इरेज कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाईलो वाला हमने कर लिया ना, तो इसको हमने अब इरेज कर रही हूँ क्योंकि हम ऊपर बजट बना रहे हैं। हाईलो के अकॉर्डिंग सेम वही जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था उसी तरह हम हाईलो अप्लाई करेंगे, और उसी तरह मैंने भी अप्लाई किया है जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूं बजट के अंदर, तो अगर मैं यहाँ बजट के अंदर देखूं प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितने आ जाएंगे वर्किंग के थ्रू? हमने, अच्छा, हमने कितने निकाले थे? एक सेकेंड, हमने निकाले थे जो फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड कितने निकाले थे? 38,000 में से हमने कहा था 18,000 माइनस करेंगे तो 20,000 फिक्स हमने कहा था ना निकालेंगे। फिक्स कितने हमने कहा था? 20,000। तो 20,000 ये है। हमने यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों फिक्स भी लिखने हैं और वेरिएबल भी लिखने हैं मिला के। अब देखो, फिक्स हमने 20,000 निकाले में, वेरिएबल के लिए क्या करना है कि वेरिएबल पर यूनिट कितना था? वेरिएबल पर यूनिट था हमारे पास 3 और 3, हाँ 3 निकाला था या 4, सॉरी 4 निकाला था ना। 4,000 डिवाइडेड बाय 1,000 4 था। 4 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट का बजट बन रहा है? यूनिट ये सारे जो जो एक्टिविटी लेवल है वो कितने की बन रही है? 2,500 की। तो 2,500 की वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये आ जाएगा 10,000। 10,000 और 20,000 को मिक्स करेंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास आ गए 30,000 के टोटल। ये कैसे आया? 20,000 फिक्स था प्लस 10,000 वेरिएबल था।
ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई, 2500 एक्टिविटी है जिसके हिसाब से बजट बन रहा है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी 4, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, इसी तरह हमने एडमिन और सेलिंग भी देखने हैं। एडमिन और सेलिंग अगर हम लोग देखें तो एडमिन और सेलिंग 15,000, यहाँ पे 3500 एक्टिविटी थी तब भी 15,000 था, 4,000 था तब भी 15,000 है, 4500 है तब भी 15,000 है। इट मीन्स के एडमिन एंड सेलिंग फिक्स ही रहे होंगे, एडमिन और सेलिंग फिक्स ही रहे होंगे, तो वो है 15,000। ठीक है, 15,000। अब हमने यहाँ पे देखना है टोटल कॉस्ट कितनी आई। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमने देखी तो 25, 20 और 5, 25,000 और 30,000, 55 और 15,000, 70,000। टोटल कॉस्ट आ गई 70,000 की। अब हमें क्या करना है, ये सारा आपने पिक्चर ले लेनी है, इधर से स्नैप ले लेनी है, और उसके बाद उसको कंपेयर करना है। मैं कुछ चीजें इरेज कर रही हूँ ऑलरेडी, हम जो कर चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कम कंपैरिजन करना है। उसने हमें पहली रिक्वायरमेंट जो दी थी ना, वो हमने कंप्लीट कर दिया। पहली रिक्वायरमेंट उसने हमें दी थी कि इसके लिहाज से फ्लेक्स बजट सेट करो, फ्लेक्स बजट बनाओ। ये पूरा फ्लेक्स बजट है, फ्लेक्स, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ भी है। ये हमने फ्लेक्स बजट बनाया एज पर 2500 यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल इसमें कितना लगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड कितने लगे, एडमिन और सेलिंग कितने लगे, टोटल कॉस्ट इसकी आ गई। आगे वो कह रहा है बजटरी कंट्रोल स्टेटमेंट बनाओ। बजटरी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, हम फ्लेक्स और फिक्स को कंपेयर करके वेरिएंस निकालते हैं। फ्लेक्स और फिक्स को कंपेयर करके वेरिएंस निकाला जाता है। अब आप क्या करो, मैं इस पिक्चर को यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। उसकी रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे बजटरी कंट्रोल स्टेटमेंट बनानी है। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बजटरी कंट्रोल स्टेटमेंट तैयार करनी है इस साइड पे। इस साइड पे इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे पास डाटा सामने रहेगा। अब यहाँ पे हमने बनाना है बजटरी कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, बजटरी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, हमने फ्लेक्स बजट को एक्चुअल से कंपेयर करना है और वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस फेवरेबल है, वेरिएंस एडवर्स है, कौन सा वेरिएंस है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग कंपेयर करें डायरेक्ट मटेरियल को, सारा जिस तरह हमने बजट बनाया हुआ उसी तरह कंपैरिजन भी करेंगे। सबसे पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल का बजट बनाया। फ्लैक्स बजट के अंदर अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट मटेरियल कितना आ रहा है, ये फ्लैक्स बजट बना रहा है। इधर से वैल्यूज उठा के लिखनी है, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ कलर को ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। यहाँ से हमें ये देख के लिखना है, ये 5,000 है, और एक्चुअल कितना आया हुआ है 2500 के लिए उसने कॉस्ट दी है, वो कितनी दी हुई है 4500 की, डायरेक्ट मटेरियल की। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट लेबर का लिख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर हमारे पास इधर कितना आ रहा है 20,000 का, 20,000 मैंने लिखा, और इधर कितना आ रहा है 22,000 का। अच्छा, इधर प्रोडक्शन ओवरहेड हमें यहाँ पे कितने आ रहे हैं 30,000 के, और इधर कितने आ रहे हैं 28,000 के। अच्छा, फिर एडमिन एंड सैलरी इधर कितना आ रहा है 15,000, और एक्चुअल कितना आ रहा है 16,500। अब हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, इसको टोटल करना है, इसको टोटल करना है। इसका टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ था, 70,000 आ रहा था, और ये हमारे पास कितना आ रहा है 4500 प्लस 2200, 22,000 प्लस 2800 प्लस 16,500, ये आ रहा है 71,000। वेरिएंस अब फाइंड करने हैं वन बाय वन बजटरी कंट्रोल के अंदर। हमने बजट के अंदर सोचा था कि हमारी कॉस्ट लगेगी 5,000 की, एक्चुअल में हमारी लगी 4500 की, तो 500 हमें फायदा हो गया फेवरेबल। क्यों, सोचा ये हमारा प्लान है, फ्लेक्स बजट जो होता है वो आपका प्लान होता है, और ये आपकी एक्चुअल होती है। 500 हमें बेनिफिट हो गया। इधर हमने सोचा 20 था लेकिन लग 22,000 गई, तो 2,000 एडवर्स आ गया। क्यों, क्योंकि हमने प्लान कुछ और किया हुआ था, एक्चुअली कुछ ज्यादा लग गई, तो एडवर्स आ गया।
अच्छा, इधर हमने सोचा हुआ था कि 30,000 की लगेगी, जबकि एक्चुअली लगी 28,000 की। तो सोचा हुआ ज्यादा था, लगी कम है। 2,000 फिर फेवरेबल हो गया। अच्छा, फिर इधर 1,500 था तो 16,500 लग गई, ज्यादा लग गई। 1,500 अगेन एडवर्स। अब हमने देखना है, इधर हमारे पास इन दोनों का अगर हम डायरेक्ट डिफरेंस निकालें तो 1,000 आ रहा है। हमने इनको भी देखना है। जितनी भी फेवरेबल अमाउंट्स होती हैं वो प्लस होंगी, और एडवर्स जो होती है वो माइनस होंगी। अगर हम लोग देखें, फेवरेबल दो है, 2,500, ये और ये। और इसमें से हमारे पास जो नेगेटिव फिगर है वो कितनी आ रही है, एडवर्स वाली जो होती है वो नेगेटिव होती है। एडवर्स वाली आ रही है 3,500। 3,500 तो नेगेटिव फिगर बड़ी है। तो 1,000 का एडवर्स आया, वो इस लिहाज से भी प्रूव है और इधर से भी प्रूव है कि 1,000 नेगेटिव यानी कि एडवर्स वेरिएंस आ रहा है। ये हमारी बजटरी कंट्रोल स्टेटमेंट है। इस तरह के पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि आपने पूरी की पूरी बजटरी कंट्रोल स्टेटमेंट तैयार करनी होती है। उसके लिए मेन कॉन्सेप्ट में यहाँ पे दोबारा से ये चीज लिख के बता देती हूँ, शॉर्टकट के अंदर बता देती हूँ कि आपने फ्लेक्स्ड फ्लेक्स बजट बनाना होता है। फ्लेक्स बजट का सिंपल फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय बजट वाली कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। और वो डायरेक्ट मटेरियल की अपनी होगी, डायरेक्ट लेबर की अपनी होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं तो ये मिक्स होंगे। फिक्स प्लस वेरिएबल, वेरिएबल जितनी आपको एक्चुअल एक्टिविटी के लिहाज से आप बजट बना रहे हैं उसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिक्स और वेरिएबल को आप हाई लो से कैलकुलेट करोगे। और इसी तरह एडमिन सेलिंग हर एक की। तो ये फ्लेक्स बजट बनेगा, ये फ्लेक्स बजट बनेगा। इसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, एक्चुअल और इसमें जो जो डिफरेंस आ रहा होगा वो हमारा वेरिएंस होगा। और वेरिएंस एडवर्स हो सकता है, वेरिएंस फेवरेबल हो सकता है, उन सबको हमने टोटल करके क्या करना है, टोटल करके हमने बताना है कि हमारी एडवर्स वेरिएंस आ रहा है, फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। तो ये हमारा लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन था और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।